नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लॉकडाउन 3 में एक बार फिर से देश जाने को तैयार है। एमएचए की तरफ से आज ये फैसला ले लिया गया है, फैसले का ऐलान कर दिया गया है 17 मई तक। अब 4 मई जब लॉकडाउन 2 खत्म होगा, 4 मई से लेकर 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। और इसी बड़ी खबर पर अलग अलग जोन्स बनाकर कैसे सरकार काम करेगी, गृह मंत्रालय ने 2 हफ्ते के लिए जो ये लॉकडाउन बढ़ाया है, बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब इस वक्त आज तक पर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका आज तक पर हमारे साथ। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, 2 हफ्ते के लिए 14 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, इसकी पृष्ठभूमि, कैसे ये फैसला लागू होगा और क्या है सरकार की इस वक्त की सोच और रणनीति कोरोना के खिलाफ जंग में? नितिन जी। देखिए, हमारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई शुरू है और आज भी मुंबई, पुणे, दिल्ली जैसे शहरों में आज भी समस्या गंभीर है। रेड जोन में हमको और बचकर चलना होगा, पर एक बात जरूर है कि यह करते समय भी सरकार ने काफी रिलैक्सेशन भी दिए है और विशेष रूप से हमारे उद्योग व्यापार भी धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। नेशनल हाईवे शुरू हो गया है, 65 to 70% ट्रैफिक आ गया है। इतना ही नहीं तो हमने नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन का भी काम शुरू कर दिया है, काफी कॉन्ट्रैक्टर काम में लगे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पोर्ट्स हमारे शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे ये भी प्रयास हो रहा है कि जो कोरोना के गाइडिंग प्रिंसिपल है कि मुंह पर मास्क लगाना, हाथ में सैनिटाइजर का लगातार उपयोग करना और 1 मीटर का सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, और 3 बातों के साथ जब हम लोग शहर से अभी हमारे कामगार इंडस्ट्रियल एरिया में आ रहे हैं, एक बस में 25 लोग बैठेंगे और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। फूड एंड शेल्टर की व्यवस्था उद्योजक भी देखेंगे ताकि कोरोना का एक प्रकार से संक्रमण न हो। मुझे लगता है ये दोनों में विरोधाभास नहीं है, एक दूसरे के लिए पूरक है। और आज होम मिनिस्ट्री ने जो अटके हुए लड़के हैं, लेबर से माइग्रेंट लेबर है, उनके लिए भी रिलीफ दिया है। पर ये सब करते समय हमको कोरोना का संक्रमण नहीं होना चाहिए, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाकर आगे जाना होगा और उसी के आधार पर भारत सरकार काम कर रही है। इसेंशियल कमोडिटीज पूरी तरह मार्केट में अवेलेबल है और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में धीरे धीरे बातें रेगुलराइज होगी और हमको इसी डिसिप्लिन को सीखना होगा और इसी के साथ चलना होगा। और जहां हम लोग जो एक जगह भीड़ इकट्ठा होती है, ऐसी बातों को टालना होगा। अनुशासन नियम बनेगा, लेकिन अनुशासन के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, क्योंकि अब हर जिले को अलग अलग रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन में बनाया जा रहा है। नितिन जी, बहुत बड़ी चुनौती होगी स्थानीय प्रशासन के लिए ये इंश्योर करना कि कोई ग्रीन जोन, रेड जोन ना बन जाए, कोई संक्रमित व्यक्ति दूसरी जगह से यहां ना आ जाए। रेड जोन है तो कैसे वहां पर कंटेनमेंट किया जाए, कैसे उसको बेहतर स्थिति में लाई जाए, किस तरह से इसको आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एनफोर्स होता हुआ देख रहे हैं, अगर जोन्स के लेवल पर, स्तर पर उतरकर काम करना है? देखिए, इसमें बहुत ईमानदारी से अच्छा काम चल रहा है, बहुत उसमें कठिनाइयां है। अभी जैसे मैं नागपुर में हूं, जो नागपुर ग्रामीण है जहां 6 विधानसभा है, वहां प्रॉब्लम लगभग नहीं के बराबर है। अब नागपुर शहर में 6 विधानसभा है, उसमें से 4 विधानसभा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारी मध्य नागपुर और पूर्व नागपुर 2 ही क्षेत्र में प्रॉब्लम है। फिर हम में लगातार कमिश्नर, कलेक्टर बैठते हैं, चर्चा होती है, यहाँ के पालक मंत्री है, और ये 2 विधानसभा में भी कोई एरिया ऐसे जहाँ प्रॉब्लम आ रहे हैं। अब हमारे यहाँ म्यूनिसिपल कमिश्नर ने उस एरिया के 1200 लोगों को क्वारंटाइन में लिया है। तो हम लोग धीरे धीरे पूरी तरह प्रॉब्लम कहाँ है रेड जोन में, उसको भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और जहाँ नहीं है वहाँ उस बातों को उनको ठीक प्रकार से, किस प्रकार से उनका जीवन सरल हो जाए, इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। ये दोनों भी स्थितियों का सामना करके, एक तरफ आर्थिक चिंता, आर्थिक वॉर, दूसरी तरफ कोरोना की वॉर, दोनों को लड़ते हुए हमको आगे जाना होगा। और अमेरिका, स्पेन, इटली, जर्मनी, यूके की तुलना में हमारी ग्रेविटी प्रॉब्लम की बहुत कम है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उचित समय पर निर्णय किए हैं। तो मुझे लगता है लोग कोऑपरेट करें और आत्मविश्वास के साथ, निराश न होते हुए, हम पूरे विश्वास के साथ इस समस्या पर मात करेंगे और आगे जाएंगे। हम होंगे कामयाब, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये 2 बातें, जो 2 गीत हैं मुझे याद है, उसका उपयोग करके हम हिम्मत के साथ कोरोना का संक्रमण भी ना हो और हमारा लाइफ भी सरल हो, इस प्रकार से जिलाधिकारी को ये जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट में विशेष अधिकार मिले हैं और जहाँ जहाँ अड़चन होती वो इंटरफेयर करके बाहर निकाल रहे हैं। और हमको लगता है कि हम इससे आगे निकलेंगे और धीरे धीरे परिस्थिति नॉर्मलाइज होगी।
अगला सवाल मेरा आपके मंत्रालय को लेकर है, जिसमें वो बड़ा सवाल देश की अर्थव्यवस्था में फिर से जान फूंकने की चुनौती का भी शामिल है। आपने बताया हाईवेज को लेकर काम की शुरुआत, ट्रक जो है, रोडवेज है, इन सब को लेकर भी संक्रमण का जो खतरा बना हुआ है हाईवेज पर, उसको लेकर आप किस तरह की जानकारी देंगे? और हर अंतर राज्य, इंटर स्टेट आने जाने के पहले सर्विलेंस को, निगरानी को कैसे बढ़ाया जाए? अगर मजदूरों को जाना है तो कैसे टेस्ट के बिना नहीं ये हो? ये सब बहुत बड़ी चुनौती है गडकरी जी, कैसे हो रहा है ये सब? देखो, पहली बात तो ऐसी कि 4 दिन पहले मैंने सभी स्टेट के ट्रांसपोर्ट मंत्री और पीडब्ल्यूडी वर्क्स जो मंत्री है उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। ये 4 घंटे चली और सब स्टेट के साथ बातचीत भी, उनके भी सुझाव लिए हैं। अब हाईवे पे शुरू करते समय पंक्चर की दुकान, पेट्रोल पंप, ढाबा, ये भी शुरू करना होगा। पर ये शुरू करते समय हमको चिंता करनी पड़ेगी कि वहाँ रुके हुए लोग और होटल के लोग जो गाइडिंग प्रिंसिपल है उसका पालन करें, और उसके साथ साथ जिला सीमा पर समय जो सीमाएं थी उस पर कुछ ट्रक रोके गए थे, तो मैंने उनको रोकने से और प्रॉब्लम आएगा। तो आप इसके बाद में वो भी सरलीकरण हुआ है, सभी ट्रांसपोर्ट मंत्रियों ने इसकी चिंता की है। टोल नाके पे ऊपर अनेक जगह पर हमने जो माइग्रेंट लेबर पैदल जा रहे हैं उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था की है। बाद में हाईवे के काम, कंस्ट्रक्शन काम भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर शुरू किए हैं। हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये दोनों एक्टिविटी पोर्ट पर अच्छी तरीके से शुरू हुई है। और कठिनाइयाँ भी है, चैलेंजेस भी है, समस्या भी है, और हमको उसके ऊपर मात करके इसका समाधान ढूंढकर आगे जाना होगा। और हम अब वो धीरे धीरे उसके तरफ भी बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज होम मिनिस्ट्री ने माइग्रेंट लेबर के लिए कैसे उनको ले जाना, उसकी गाइडलाइन देकर उसकी व्यवस्था भी रेलवे ने की है। धीरे धीरे इन समस्या को निपटा कर हम निश्चित रूप से समाधान ढूंढेंगे। और जैसे ही पर भी, जैसे अरुणाचल और गोवा, 2 राज्य ऐसे कि वहाँ अभी कोरोना के रुग्ण 0 है। अब इस स्थिति धीरे धीरे हमारे जिले में आ जाए और ये स्थिति आ जाएगी तो निश्चित रूप से इससे हमको मुक्ति मिलेगी। पर अगर इस समय हम लोग कहीं भी भीड़ इकट्ठा करेंगे, गर्दी हो जाएगी और लोगों में अगर नजदीक आ जाएंगे तो कोरोना का संक्रमण हो जाएगा, तो देश का भी नुकसान होगा और समाज का भी होगा, और ये रोकना मुश्किल जाएगा। तो दोनों कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इसमें एक दूसरे के लिए पूरक है। और मुझे लगता है ये जो 17 तारीख तक लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन होने के बाद भी पहले महीने में जो लॉकडाउन था उसमें काफी कड़ाई थी, अब काफी जगह पर रिलैक्सेशन भी है। तो लोगों को अभी धीरे धीरे उनका लाइफ नॉर्मलाइज होगा, और उसके साथ जहां भीड़ इकट्ठा होगी जिसके कारण संक्रमण कोरोना का हो सकता है, ऐसे चीजों को टालकर हम हमारे लाइफ को हम धीरे धीरे ठीक प्रकार से ले जाए, ऐसी कोशिश सरकार की ओर से हो रही है। जी, आपने गोवा का, अरुणाचल का जिक्र किया, ग्रीन जोन्स, ऐसे इलाके जहां पर 21 दिन से कोरोना का एक भी केस नहीं आया है, इन जगहों पर आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत धीरे धीरे होगी। पूरी इंडस्ट्री का यही कहना है कि जो एमएसएमई सेक्टर है, यानी मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उनमें जान फूंकना सबसे जरूरी है इस वक्त, क्योंकि उससे नहीं तो कई लोगों की आजीविका प्रभावित होती है। इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, यहां पर क्या उम्मीद रखें? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही है कि हमारे देश के ग्रोथ में 29% एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन है। हमारा 48% एक्सपोर्ट एमएसएमई के द्वारा होता है और 11 करोड़ जॉब क्रिएट हुए हैं। एमएसएमई इस बार बहुत अड़चन में जा रही है। हमने 31 मार्च के पहले 6 लाख एमएसएमई का रिस्ट्रक्चर किया है और वो मुदत बढ़ाकर अब 31 दिसंबर तक की है। तो मुझे लगता है कि इसके कारण निश्चित रूप से हम 25 लाख एमएसएमई का रिस्ट्रक्चर करेंगे। जो इंस्टॉलमेंट देने की बात थी, उसके लिए हमने हाउसिंग से लेकर इंडस्ट्री तक अभी 3 महीने का उनको पीरियड भी बढ़ा कर दिया है, और इसके कारण निश्चित रूप से राहत मिलेगी। और एक है कि वर्किंग कैपिटल 20% बढ़ाया है। इसके अलावा बहुत से निर्णय फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक मिनिस्ट्री की ओर से हुए हैं। और इसके बाद मैंने पिछले 8-10 दिन में सभी एसोसिएशन के साथ चर्चा करके उनके जितने सुझाव आए वो इकट्ठा करके इसमें क्या क्या उनको राहत दी सकती है उसका रिकमेंडेशन वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचाया है। और जल्दी ही प्रधानमंत्री निश्चित रूप से इसका पैकेज भी जाहिर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी तक 1,80,000 करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री ने घोषित किया है और निश्चित रूप से इस समय हम इंडस्ट्री के पीछे खड़े हैं। मैं आपको दो बातें बताऊंगा कि ये ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज भी है, ये आपत्ति में इष्टापत्ति भी है। चाइना के अपने जापान के प्रधानमंत्री जी ने ये वक्तव्य दिया है कि जो जापानी नागरिकों की इन्वेस्टमेंट चाइना में है और इंडस्ट्री है,
वो अगर आउट ऑफ चाइना निकलना चाहते हैं तो जापान सरकार ने बड़ा पैकेज जाहिर किया है। यही रिएक्शन यूएसए, यूके, पूरे विदेशों के देशों में है और चाइना एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनी है। इस समय हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि ये इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में आए। हमारे एमएसएमई का जॉइंट वेंचर टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू और कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू अगर ऐसे उद्योगों के साथ होता है तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी बढ़ेगा, रोजगार की निर्मित होगी और हम इस आपत्ति को इष्टापत्ति में रूपांतरित भी कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमने इसके लिए एक जॉइंट सेक्रेटरी को अपॉइंट किया है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी और जो आना चाहते हैं उनको 3 महीने के अंदर सब प्रकार की रियासतें तुरंत मिल जाए और इसके बारे में एक ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड और करप्शन फ्री ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करने के पीछे भी हम लगे हैं। और मेरा विश्वास है कि निराश न होते हुए पॉजिटिव अप्रोच के साथ जी हम एमएसएमई को आगे जाना पड़ेगा और एमएसएमई के साथ जो हमारे गांव गरीब मजदूर किसान हैं, जो रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल है, वहां की परिस्थिति और अड़चन की है और हमारा प्रयास है कि इस समय इंडस्ट्री का डिसेंट्रलाइजेशन हो और रोजगार वहां भी पैदा हो और निश्चित रूप से इस परिस्थिति का अवसरों में कैसा रूपांतर कर सके ये भी करे और ये जो संकट चल रहा है उसमें जरूर हम सबका सर्वाइव हो। और एक बात कहूंगा कि इंटीग्रेटेड अप्रोच में सोचना होगा। इस बार एमएसएमई भी अड़चन में है, लेबर भी अड़चन में है, हमारे बैंकों भी अड़चन में है, हमारी सरकार, राज्य सरकार अड़चन में, उनके पास तनख्वाह देने के लिए पगार नहीं है और हमारी भारत सरकार भी अड़चन में है। हमको सबको प्रोटेक्ट करना है और सबको लेकर आगे जाना है और इसलिए इंटीग्रेटेड अप्रोच में सबके हितों की रक्षा करते हुए इस संकट से हम आगे जाएंगे। हम पूरी तरह एमएसएमई के साथ, लेबर्स के साथ, लोगों के साथ खड़े हैं। भारत सरकार ने 1,80,000 करोड़ का पैकेज ऑलरेडी दिया है। बाद में हमने प्रधानमंत्री जन धन योजना में लेबर के छोटे छोटे लोगों के अकाउंट में पैसे जमा कर दिए हैं। हमारे अनाज के भंडार प्रधानमंत्री जी ने खोल कर दिए हैं और इतना ही नहीं तो जल्दी ही हम लोग इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा बड़ा पैकेज आएगा। हम उनके साथ हैं। आप हिम्मत के साथ, आत्मविश्वास के साथ, हम जीतेंगे, हम कामयाब होंगे और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। 2 बातें ध्यान में रखकर हमको इस संकट पर मात करना है। कोरोना की लड़ाई भी हम जीतेंगे और आर्थिक वार जो हो रही वो भी हम लोग जीतेंगे और आगे जाएंगे और हिंदुस्तान को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाएंगे। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का प्रधानमंत्री जी का सपना और 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों पूरा करके इस संकट से उभर कर हम बाहर आएंगे और हमारी जीत होगी। इस विश्वास के साथ काम करने की आवश्यकता है और आप भी मीडिया में इसी प्रकार का पॉजिटिव आप भी सहयोग करेंगे और हम लोग यशस्वी होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल नितिन जी, और बहुत उम्मीद जग रही है जो बातें आप कह रहे हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा मौका है जब चीन का मैन्युफैक्चरिंग में जो वर्चस्व पूरी दुनिया में है उसको तोड़कर हम अपने नए सिरे से एक पृष्ठभूमि बना सकते हैं जिसमें हम अपनी धमक पूरे विश्व में बना सके। और एमएसएमई सेक्टर्स को लेकर जो आप जिक्र कर रहे हैं, आपने बताया कि पीएम ने पहले से भी पैकेज दिया है और एक और पैकेज की हम उम्मीद रखें, कब तक? और साथ ही एक चुनौती बड़ी है जिस पर नितिन जी मेरा आपसे सवाल है। तमाम राज्यों में अब मजदूरों की वापसी के लिए तैयारियां हो रही हैं। अगर ये मजदूर वापस चले जाएंगे तो ये एमएसएमई सेक्टर में फिर गतिविधियां कैसे शुरू होंगी? तो ये कि डर के कारण सबको लगा कि हम अपने गांव चले जाएं, पर वो गांव से यहां इसलिए माइग्रेंट हुए क्योंकि गांव में रोजगार नहीं था। तो मैं हर समय हमारे मजदूर भाइयों को आह्वान करता हूं कि जहां जहां इंडस्ट्री शुरू हो रही है आप फिर से काम में जाइए। आपके गांव जाएंगे तो आपको रोजगार कहां से मिलेगा? और इसलिए शायद उनकी आवाज कट गई है, पर फिर से जैसे ही संपर्क होता है जी आगे बोले तो उनको जाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और मेरा अनुभव है कि हमारे एनएचआई के कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम शुरू किया, लेबर वहां काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री भी काफी प्रमाण में शुरू हुई, वहां भी काम करने लगे और परिस्थितियां बदल रही है। तो मुझे लगता है कि जो गए हुए मजदूर है वो भी वापस आएंगे। मैं एक उदाहरण बताता हूं, गढ़चिरौली और चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री वडेट्टीवार मेरे पास आए थे 2 दिन पहले और उनके तेलंगाना में 10,000 कामगार इस जिले से गए और आंध्र में 4,000 गए थे। उनकी फैमिली यहाँ है और मैंने फिर दोनों मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखा, उन्होंने भी लिखा, महाराष्ट्र सरकार ने लिखा है कि वो आए, हम अभी ये इंडस्ट्री शुरू करें, यहाँ कोरोना का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको शुरू करना चाहते हैं, उनको आप वापस आने के लिए हमें मदद करिए। और इसलिए इसमें इनिशिएटिव हमारे महाराष्ट्र सरकार के पालक मंत्री ने लिया है। तो मुझे विश्वास है
कि इन सब बातों से निश्चित रूप से हम लोग धीरे धीरे इसको रेगुलाइज करेंगे। इसके ऊपर भी जो लोग डरे हुए वो जा रहे हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे, और जो गए हुए उनको लाने की कोशिश करेंगे, और जो जाना ही चाहते हैं, जो निराश हुए, उनकी आज की परिस्थिति देखकर अगर जाते होंगे तो उनको जाने की व्यवस्था भी करेंगे। और प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है कि सब बातें हमने हमारी वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के पास पहुंचाई है, और जल्दी इसके बारे में हम भी अपेक्षा करते हैं कि कुछ निर्णय निश्चित रूप से होगा। तो आप ये बता रहे हैं नितिन गडकरी जी कि एक बड़ा पैकेज का अनाउंसमेंट हो सकता है एमएसएमई सेक्टर के लिए? मुझे कितना बड़ा पैकेज होगा, क्या होगा, इसका अंदाज नहीं है, पर हमने हमारी बात वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री तक पहुंचाई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप में इससे कुछ ना कुछ जरूर आएगा। जी, इसी के साथ अब जो कोरोना के मामले देश में हैं उस पर भी अगर जरा आपसे चर्चा हो जाए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र आपका राज्य नंबर 1 इस वक्त महाराष्ट्र ही चल रहा है। जो टॉप 5 राज्य हैं उसमें गुजरात भी शामिल है, राजस्थान भी है, दिल्ली भी है। अभी भी रेड जोन्स में बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए इस लड़ाई में हम ढील कहीं से भी नहीं दे सकते हैं। देखो, मुंबई, पुणे, दिल्ली, ये शहरों की समस्या काफी गंभीर है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन शहरों के बारे में हमको बहुत संभाल कर चलना होगा, और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। पर मैं नागपुर में, मैं आपको उदाहरण जो बता रहा हूं कि हमारे यहाँ 6 विधानसभा ग्रामीण की वहाँ प्रॉब्लम नहीं के बराबर है, और हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है ये हमारे 2 ही विधानसभा क्षेत्र में, और उसमें भी कुछ एरिया है, तो उसमें लॉकडाउन और कड़ाई से चल रहा है। वहाँ से 1200 लोगों को हमने क्वारंटाइन में भी हमारे कमिश्नर ने लिया है। तो ये धीरे धीरे ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, और इसलिए इसको हम हिम्मत के साथ करना पड़ेगा, और जहां नहीं है वहां रेगुलराइज करना पड़ेगा लाइफ को, और जहां प्रॉब्लम है वहां इसका फैलाव ना हो, इसका संक्रमण न बढ़े, इसके लिए हमको कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये दोनों में भी एक कठिन काम है, और हमको इसको करना पड़ेगा। जो ऐसे जगह है, ग्रीन जोन्स हैं या अन्य जगह है जहां पर मॉल्स में नहीं, मार्केट कॉम्प्लेक्स में नहीं, लेकिन शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, क्या हम ये माने कि राज्यों को राजस्व में बहुत कमी आ रही थी, उसी से प्रभावित ये फैसला है? देखिए, राज्य सरकार को इसके बारे में निर्णय करने का अधिकार है, और परिस्थिति देखकर क्या निर्णय करना, क्या नहीं करना, ये उनका अधिकार है, और उनके अधिकार में उन्होंने जो जो निर्णय किए हैं वो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर परिस्थिति समस्याओं का ध्यान में लेकर किया होगा। उसके ऊपर मैं कोई उनके निर्णय पर टिप्पणी करूं, मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। ये दरअसल एमएचए की तरफ से आज गाइडलाइंस जो आई हैं, जो जानकारी आई है कि क्या खुला रहेगा क्या बंद रहेगा, उसमें ये शामिल किया गया है। नितिन जी, देखिए, मैं आपको यही कहूंगा कि राज्य सरकार अपने राज्य की जिलावार परिस्थिति को देखकर जो जो कानूनी बातों का आधार लेकर क्या करे, इसके बारे में उनका अधिकार है, और उसमें हम लोग हस्तक्षेप भी नहीं करते। अगर एक आधी बात होगी तो उनको हम लोग एडवाइजरी भेजते हैं। तो राज्य सरकारें इन सब बातों को, एक मैंने जैसे कहा, ये दुहेरी सर्कस है, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, एक दूसरे के लिए पूरक है। एक तरफ हमको लाइफ को भी रेगुलराइज करना है, सरल करना है, और दूसरी ओर कोरोना की वॉर को लड़ना भी है और लोगों को प्रोटेक्ट भी करना है, और दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, एक दूसरे के लिए पूरक है, और इस भूमिका को लेकर आगे और कुछ दिन चलना होगा। और ये मुझे लगता है ये कठिन भी काम है, ये समस्या भी काफी जटिल है, और निश्चित रूप से राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम इस पर मात करेंगे, ये मेरा विश्वास है। नितिन गडकरी जी, अब इस कोरोना ने और लॉकडाउन 1, 2 और अब 3 ने जिंदगी को तो हर किसी के लिए पूरी तरह से बदल दिया है। जरा अपना अनुभव बताइए एक मंत्री के तौर पर, क्योंकि अब तो वो दौर है जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, इसके अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। आपको मैं बताता हूं, मुझे कभी कल्पना भी नहीं थी, पिछले 15 दिन में मैंने 3.5 करोड़ लोगों के तक मैं पहुंचा हूं। ये डाटा देखकर मुझे आश्चर्य लगा, और ये मीडिया का इतना बड़ा माध्यम हो सकता है, और इसमें इतना मैं लोगों के पास, मैंने एसोसिएशन, CI, PhD मेंबर से लेकर छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन तक, और 4 दिन पहले मैं वर्ल्ड की 50 यूनिवर्सिटी के 6000 स्कॉलर्स के साथ मेरी कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। देखिए, ये एक नया टेक्नोलॉजी है, माध्यम है। वैसे मैं अभी नागपुर में हूँ, और मैं घर के बाहर नहीं निकलता, इसका पालन कर रहा हूँ। मैं पंचकर्म की ट्रीटमेंट 2 घंटा करता हूँ, फिर मैं पैदल घूमता हूँ, और फिर रात को मैं अच्छी सीरियल देखता हूँ, पिक्चर भी देखता हूँ। मैंने अपने लाइफस्टाइल को बदल दिया है। तो मुझे ये मौका मिला है कि मेरे परिवार के साथ
और छोटे छोटे बच्चे हैं घर पर, उनके साथ रहने का एक मौका मिला है। तो मैं थोड़ा सा 24 घंटे काम करता था, तो अब वो उसमें भी मैं अब कैसे एंजॉय करूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना नहीं चाहता, पर हम रोज नए नए फूड बनाते हैं, नए 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 प्रकार के गूगल से जो फॉर्मूले हैं, उससे मैं भी कभी कभी किचन में चला जाता हूं और अलग अलग चीजें कैसे बन सकती है उसके प्रयोग भी कर रहे हैं। ओवरऑल इस परिस्थिति में हम अपना जीवन आत्मविश्वास के साथ निराश न होते हुए हम पॉजिटिव अप्रोच में आगे कैसे जाए, यही सबको सोचना होगा। और मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि ये पॉजिटिविटी लोगों में निर्माण करने में आपका रोल बहुत बड़ा हो सकता है। निराश लोगों को पॉजिटिविटी तैयार हो, आत्मविश्वास पैदा हो और इस संकट पर मात करने के लिए एक जीत हमारी होगी। ये पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा हो, ये करना होगा और हम जीतेंगे, हम होंगे कामयाब। और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इन दो बातों के आधार पर हम निश्चित रूप से दोनों लड़ाई जीतेंगे और हिंदुस्तान को सुपर इकोनॉमिक पावर बनेगी। और प्रधानमंत्री का जो सपना था कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आज भी मैं अपने घर में मेरे डिपार्टमेंट के साथ भी लगातार चर्चा करता हूँ, मीटिंगें करता हूँ, सबसे चेयरमैन NHAI हो, सेक्रेटरी हो, बातचीत करता हूँ, रिव्यू मीटिंग करता हूँ, स्टेट का रिव्यू करता हूँ और दोपहर 11 बजे से लेकर 4 साढ़े 4 बजे तक मैं काम भी करता हूँ और बाकी समय मैं घर में अलग अलग इसमें एंजॉय भी करता हूँ। और आत्मविश्वास के साथ लोगों का मनोबल कैसे बढ़े, इसके लिए कोशिश भी करते रहता हूं। मुझे लगता है ये एक फेज है, ये एक संक्रमित अवस्था है, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। हम इस पर बात करके आप सबके सहयोग से और मीडिया भी पॉजिटिविटी क्रिएट करेगी, इससे आगे जाएंगे और हम निश्चित रूप से जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुश्किल घड़ी में ही संकल्प सबसे दृढ़ बनता है और यही वो घड़ी है जब पूरा देश आशा अनुशासन के बीच आगे की लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा है। धन्यवाद आपका। नितिन गडकरी हमारे साथ केंद्रीय मंत्री शामिल थे। और अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे साथ सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री राजस्थान के इस वक्त जुड़ रहे हैं। सचिन जी, लगातार आपसे बातचीत हो रही थी, नपे तुले शब्दों में ही सही, लेकिन आपकी बातों से यह साफ था कि आप भी जान रहे थे कि लॉकडाउन को अभी बढ़ाने की जरूरत दिखाई देती है। आज MHA की तरफ से बता दिया गया है कि 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, देश में जो आज हालात बने और जिन शहरों में, राज्यों में इन्फेक्शन बहुत बढ़ चुका है, तो वहां पर तो हमें लॉकडाउन और कंटेनमेंट बढ़ाना ही था। लेकिन मैं समझता हूँ ये ठीक किया गया कि जो ग्रीन जोन है या जहाँ पर इन्फेक्शन नहीं है, वहां पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को दोबारा चालू करें, क्योंकि देश बहुत लंबे समय तक इस लॉकडाउन को सहन नहीं कर पाएगा और अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको पुनर्जीवित करने के लिए हम लोगों को कार्रवाई करनी थी। तो मैं समझता हूँ ये ठीक किया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए कि वो विद इन जोन क्या एक्टिविटीज को परमिट करेंगे या नहीं करेंगे। अभी जो MHA का ऑर्डर आया है बहुत विस्तृत है, लेकिन मुझे लगता है कहीं इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए फाइनल डिसीजन जो है वो जिला अधिकारी और राज्य सरकार को देना चाहिए कि वो अपनी स्थिति को देखते हुए, क्योंकि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में नाना प्रकार की स्थितियां हैं, तो वहाँ ऑन द ग्राउंड क्या सिचुएशन है उसके आधार पर निर्णय लें, मैं समझता ज्यादा व्यवहारिक होगा। बिल्कुल, लेकिन चुनौती इस वक्त मजदूरों की भी बहुत बड़ी है सचिन जी। आगे कोई भी सवाल करने से पहले मैं उस पर इसलिए आना चाहती हूं क्योंकि आज ही 2 ट्रेनें वहां से चल रही हैं, राजस्थान से। बिहार हो, झारखंड हो, इन जगहों के लिए भारी तादाद में मजदूरों को भेजने की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासित राज्य, वहां के मंत्री थे हमारे साथ कुछ देर पहले स्वास्थ्य के TS सिंहदेव साहब, वो कह रहे थे महाराष्ट्र से कई मजदूर हैं जो छत्तीसगढ़ लौटना चाहते हैं, लेकिन सर्विलेंस ना होने की वजह से उन्हें यह खतरा दिख रहा है कि संक्रमण न फैल जाए, दूसरे राज्य में ना पहुंच जाए। ये बहुत बड़ी ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे नजर नहीं हटा सकते अगर हमें सुरक्षित तरीके से मजदूरों की वापसी करानी है। बिल्कुल सही है कि लाखों की तादाद में लोग अलग अलग जिलों में हैं आज, और हम हमेशा कहते हैं कि घरों में रहें, लेकिन जिनके पास घर ही नहीं है, जिनके घरों से वो सैकड़ों मील दूर हैं, उन लोगों के लिए हम क्या व्यवस्था बैठाएंगे, वो बहुत जरूरी है। कभी केंद्र सरकार ने एक स्पष्टीकरण बहुत लंबे समय के बाद दिया कि माइग्रेंट लेबर्स को हम ला सकते हैं, लेकिन लाने के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको अगर हम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे तो संक्रमण का ये जो डर है ये बिल्कुल सही है और ये फैल सकता है। इसलिए जो बसें हैं, ट्रेन हैं, उनको सैनिटाइज कर उनके अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर हम लोगों को लेकर आएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है। मुझे लगता है कि सभी लोगों को संतोष रखना चाहिए। जो जहाँ पर हैं उनकी व्यवस्था, उनके खाने पीने रहने का जो इंतजाम है वो वहाँ का जिला प्रशासन और राज्य सरकार कर रहा है और करना भी चाहिए।
लेकिन जो लोग आना चाहते हैं, आने के बाद भी उनकी स्क्रीनिंग हो, टेस्टिंग हो और वो एक क्वारंटाइन में रहें 14 दिन, उसके बाद अपने घरों में जाएं, यही मैं समझता हूँ एक सही तरीका है। क्योंकि ज्यादा जल्दबाजी में और भावुकता में अगर हम लोगों को एकदम से आने की छूट देंगे तो लाखों की तादाद में लोग पूरे देश भर से आगे पीछे होंगे और संक्रमण फैल सकता है। अभी तक हमने जो मेहनत करी है 40 दिनों में, वो पूरी मेहनत में पानी फिर जाएगा अगर हम पूरी छूट दे देंगे बिना सेफगार्ड्स और बिना प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किए। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति है, बिहार से आंकड़े आए कि 28 लाख लोगों ने फोन किया जब मजदूरों के लिए हेल्पलाइन खोला गया। 28 लाख लोगों को बिहार तक पहुंचाना, 28 लाख लोगों को फिर क्वारंटीन करना 14 दिन के लिए, ये ऐसे चुनौतियां हैं जिसमें राज्यों को समझना पड़ेगा कि जो जहां पर है वहां पर अगर इंतजाम हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या आप भी ऐसी अपील करना चाहेंगे ज्यादातर लोगों को? क्योंकि अगर मुमकिन हो पाए, अर्थव्यवस्था में भी जान फूकनी है ग्रीन जोन्स में, तो वहीं पर रुककर मजदूरों को अपने आगे की जो कमाई है उसके लिए रुकना पड़ेगा। कि कोई भी इंसान अपना घर, अपना गांव क्यों छोड़, उसको रोजगार चाहिए, आमदनी कमानी है, इसलिए लोग शहरों में जाते हैं पलायन कर कर काम लेने के लिए अलग अलग राज्यों में गए। अब जब काम नहीं है, राशन नहीं है, पैसा नहीं है और लोगों को लगता है कि अब आखिरी विकल्प है सिर्फ घर चले जाएं, तो उस स्थिति में लोगों ने वो निर्णय लिया होगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जो लोग अब अगर घर अपने गांव में जाएंगे और वहां पर भी काम नहीं होगा, तो हमें अपनी इकोनॉमी को, जो हमारे मेहनत कश लोग हैं, जो दिहाड़ी करते हैं, जो लेबर हमारे देश की है, उन लोगों को प्रोडक्टिवली यूज अगर करना है तो ये निर्णय बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा कि जो बहुत अति आवश्यक है, जिनको बिल्कुल हर कीमत पे घर पहुंचना है, वो लोग जरूर जाएं। लेकिन जो वहां पर रुककर उनकी व्यवस्था और उनके लिए कुछ हम काम कर सकते हैं, क्योंकि जब इकोनॉमी स्टार्ट होगी, जब निर्माण के काम दोबारा चालू होंगे, जब खेतों में अब बुआई का टाइम आएगा महीने 1.5 महीने के बाद, तो तब भी लेबर की जरूरत पड़ेगी। अगर जो लोग आज गाँव चले गए फिर वो दोबारा नहीं आ पाएंगे तो उसमें उनको भी नुकसान है और कारखानों और फैक्ट्री मालिकों को भी नुकसान है। तो बड़ा सोच समझकर हम लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन अंजना जी, मैं समझता हूँ देश में दो कानून नहीं हो सकते। अगर कोई समृद्ध है, पैसे वाला है, वो घर जाना चाहता है, वो जा सकता है, और कोई गरीब है, माइग्रेंट लेबर है, वो नहीं जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उनकी इच्छा पे छोड़ना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना पड़ेगा। अगर कोई ट्रैवल करता है तो ट्रैवल के दौरान हम लोगों को डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा, और जो केंद्र में जो स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन आई हैं, उसके अतिरिक्त जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल स्थापित किए हैं, उनकी पूरी कठोरता से पालना हमें करनी पड़ेगी। नहीं तो इलाकों में संतोष फैल सकता है। अगर गांव में कोई 10 लोग बाहर से आ रहे हैं, गांव वाले उसका विरोध अगर कर दें और बिना टेस्टिंग के लोग आएंगे, तो नाना प्रकार के सामाजिक तनाव पैदा हो सकते हैं। इसलिए बहुत शालीनता से, बहुत सोच समझकर और बहुत फूक फूक कर कदम उठाना पड़ेगा। जी, एक आखिरी सवाल आपसे, वो ये कि लॉकडाउन 2 और लॉकडाउन 3 दोनों में क्या स्ट्रैटेजी में राजस्थान सरकार के कोई बदलाव होगा? जो थोड़ी ढील इस बार दी गई है, अलग अलग रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन बनाकर, जहां पर स्थानीय प्रशासन के लिए बहुत चुनौती होगी डीएम लेवल पर कि वो कैसे उसको लागू करें, कैसे अपने अपने जोन को बचा कर रखें। क्या स्ट्रैटेजी में बदलाव होगा राज्य सरकार की तरफ से? हम लोग जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं, जिन जिलों में संक्रमण ज्यादा फैला हुआ है, वहां तो बिल्कुल भी ढिलाई देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वहां फिर बहुत ज्यादा व्यापक हो जाएगा ये कोविड-19। लेकिन जहां ग्रीन जोन है, अब लगभग 26-27 जिलों में ये संक्रमण फैल चुका है, लेकिन ये अधिकतर शहरों तक सीमित है। गाँव में अभी ये संक्रमण नहीं फैला है, इसलिए गाँव में हम लोगों ने नरेगा के काम चालू किए हैं। राजस्थान में अब 11 लाख लोग नरेगा से काम पा रहे हैं रोज, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो गाँव में शुरू कर रहे हैं। लेकिन हम लोग, मुझे लगता है कि जो मॉडिफाइड लॉकडाउन हमने पहले किया था उसमें और ढिलाई देंगे। लेकिन ढील देने का मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं, बड़ा अंतर है। ढील देना जरूरी है, तो विकल्प हमारे पास नहीं है, लेकिन लापरवाही हम ना करें, ना सरकार करे ना लोग करें। अगर हम लोग लापरवाही करेंगे तो दोबारा उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां हमें नहीं जाना चाहते। हमें सबक लेना पड़ेगा पश्चिम के देशों से, जो लापरवाही कर आज बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद आपका। सचिन पायलट हमारे साथ राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जुड़े हुए थे, जिनका यह कहना था कि बहुत जरूरी हो तभी सफर करना है, और सफर अगर करना है तो प्रोटोकॉल का पालन करना है। यह सुनिश्चित करना है कि संक्रमण किसी भी वजह से देश में ऐसे वक्त पर नहीं फैले। जोन को लेकर जबरदस्त सख्ती के साथ राजस्थान सरकार लॉकडाउन 3 में भी काम करता रहेगा। अब आइए आपको दिखाते हैं, देश भर में लॉकडाउन का एक्सटेंशन कर दिया गया है। लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 3.0 में जो
अब शुरू किया जा रहा है 3.0 में, उसमें ग्रीन जोन्स में कई छूट दी जाएगी। ऑरेंज जोन वालों के लिए रियायतें हैं, जबकि रेड जोन वालों पर पाबंदी जस की तस है। जी हां, लॉकडाउन 2.0 खत्म होने से पहले ही लॉकडाउन 3.0 का सस्पेंस खत्म हो गया। देश में जैसा सन्नाटा था, जैसा सन्नाटा है, वैसा ही सन्नाटा रहेगा। जी हां, लॉकडाउन 3.0 14 दिनों का होगा, यानी 17 मई तक अब देशबंदी रहेगी। क्योंकि जंग कोरोना वायरस से है, वो वायरस जो अदृश्य है, वो वायरस जो छूने से फैलता है। इस वायरस की चेन को तोड़ना बेहद जरूरी है और राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार तक इसके लिए रात और दिन मजबूत प्लान बना रही है। और इसी के मद्देनजर 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। लेकिन 2 हफ्ते के लॉकडाउन 3.0 में कुछ रियायतें भी दी गई हैं। जी हां, देश भर को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में बांटा जा रहा है। ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों को छूट दे दी गई है। बसें चल सकेंगी, लेकिन बसों की क्षमता 50% से ज्यादा नहीं होगी। डिपो में भी 50% से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे। ऑरेंज जोन में बसों के परिचालन की छूट नहीं होगी, लेकिन कैब की अनुमति होगी। कैब में ड्राइवर के साथ एक ही पैसेंजर हो सकता है। ऑरेंज जोन में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू होगी और कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे। उनमें नाई की दुकानें, सैलून आदि बंद रहेंगे। तो लॉकडाउन में ग्रीन जोन वालों के लिए गुड न्यूज है, जबकि रेड जोन वालों के लिए पाबंदियों के सिवा कुछ भी नहीं है। हम आपको बता दें कि देश के 733 जिलों को 3 अलग अलग जोन में बांटा गया है। 130 जिले रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन और 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं। ग्रीन जोन में वो जिले हैं जहां पिछले 28 दिनों से कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इसके अलावा ऑरेंज जोन यानी वो इलाका जहां पिछले 14 दिनों में कोरोना का कोई नया केस ना आया हो, वहां भी पाबंदियों में कुछ ढील दी जा सकती है। लेकिन सबसे हैरानी और चिंता वाली बात यह है कि देश के ज्यादातर महानगर रेड जोन में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी भी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद को रेड जोन में ही रखा है। भारत में लॉकडाउन 3.0 को कोरोना की रफ्तार देखते हुए बढ़ाया गया है, क्योंकि भारत का कोरोना ग्राफ रोजाना के मामलों में सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। 1 मई को भारत में हर रोज कोरोना के मामलों की संख्या 2003 दर्ज की गई है, जबकि दुनिया में हर रोज 62,960 कोरोना के केस आ रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि देश में कहां-कहां कितने रेड जोन हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की लिस्ट के मुताबिक महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 19 और 14 रेड जोन है। इसके बाद तमिलनाडु में 12 और दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में हैं। बंगाल के 10, गुजरात में 9, मध्य प्रदेश के 9, राजस्थान के 8 जिले रेड जोन में शामिल हैं। यानी एक बात यहाँ साफ है, अगर आप रेड जोन में आते हैं तो आपको बेहद सावधानियां बरतनी होंगी। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना होगा। फिर ये आप पर निर्भर करेगा कि आप अपने इलाके को कितनी जल्दी ऑरेंज और फिर ग्रीन में एंट्री कराते हैं, क्योंकि कोरोना को हराने और लॉकडाउन को खत्म करने का यही मूल मंत्र है। आज तक ब्यूरो। तो लॉकडाउन का एक्सटेंशन हो गया है, लॉकडाउन 3 का ऐलान हो गया है 3 मई को। जब लॉकडाउन 2 खत्म होगा, उसके बाद से लॉकडाउन 3 की शुरुआत 17 मई तक कर दी जाएगी। इसी पर आइए बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त सीधे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अमित देशमुख जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका देशमुख जी। मेरा अनिल देशमुख जी, पहला सवाल आपसे यही है, लॉकडाउन का एक्सटेंशन हो गया है 4 मई से 17 मई तक का। महाराष्ट्र उन राज्यों में से था जिसने सबसे पहले लॉकडाउन एक्सटेंशन की बात की थी, लॉकडाउन 2 के वक्त भी। क्या हम माने कि इस फैसले में आपकी रजामंदी शामिल है, आप इसके साथ हैं और आपको लगता है अभी ये लॉकडाउन जरूरी है? बिल्कुल, जो निर्णय यहाँ पे हुआ है एकदम सही निर्णय हुआ है, क्योंकि
महाराष्ट्र में हमने पूरे महाराष्ट्र को 3 जोन में हमने बंटवारा किया है। एक है रेड जोन, दूसरा ग्रीन जोन, तीसरा ऑरेंज जोन। ये 3 जोन में हमने बंटवारा किया है। इसमें ग्रीन जोन में काफी हद तक रियायती दी जा सकती है, ऑरेंज जोन में कुछ कम हद तक रियायती दी जाएंगी, लेकिन रेड जोन जो है उसमें अभी भी थोड़ी 17 मई तक थर्ड जो अभी चालू है लॉकडाउन में सख्ती बरतना जरूरी है। वहां पे सब लोगों को ये सब चीजों के ऊपर जैसी पाबंदी लॉकडाउन में थी उसी प्रकार की पाबंदी वहां पे रखने की जरूरत है, क्योंकि रेड जोन में वहां पे संक्रमण ज्यादा है करके उसको कंट्रोल में लाने के लिए ये सब पाबंदियां बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताऊं कि ये माननीय पंतप्रधान जी ने लॉकडाउन महाराष्ट्र में घोषित किया, पूरे इंडिया भारत में घोषित करने के पहले ही हमारे महाराष्ट्र में इसके पहले से 3-4 दिन पहले से हमने निर्णय लिया था लॉकडाउन करने का, लेकिन उसके बाद में लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, अभी लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत रेड जोन में इसी तरीके से लॉकडाउन रहेगा और इसमें उसका पूरा डिटेल जल्द से जल्द महाराष्ट्र शासन, हमारे मुख्यमंत्री साहब 1-2 दिन में पूरे रेड जोन में किस प्रकार से सख्ती की जाएंगी या ऑरेंज जोन में किस प्रकार से रियायती दी जाएंगी या ग्रीन जोन में किस प्रकार से रियायती जाएंगे, 1-2 दिन में इसका फैसला करके माननीय मुख्यमंत्री साहब इसको जाहिर करेंगे। जी, अगर इसमें कोई अपडेट हो तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 14 रेड जोन है महाराष्ट्र में, 16 ऑरेंज जोन और 6 ग्रीन जोन। और रेड जोन में मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, पालघर, नागपुर, सोलापुर, यवतमाल, औरंगाबाद, सतारा, धुले, अकोला, जलगांव, मुंबई सबर्बन, ये सभी इलाके शामिल हैं। बहुत सारे ये रेड जोन है, बहुत बड़ी चुनौती है। क्या बताएंगे आपकी किस तरह की रणनीति होगी? इससे पहले भी मेरी धारावी पर कई बार आपसे बात हुई अनिल देशमुख जी, बहुत बड़ी चुनौती वाली जगह है ये। ऐसा है कि पूरे दुनिया में आप देखिए, पूरे दुनिया में कोरोना का खौफ बढ़ रहा है। आज से ऐसी पूरी हालत में है कि ताकत से ताकतवर देश भी इस बीमारी के सामने बेबस हो चुका है। उस हालात में हमने महाराष्ट्र में काफी हद तक हमने हमारा जो पुलिस फोर्स है, हमारे डॉक्टर्स है, हमारे नर्सेस है, हमारे जो साफ सफाई के कर्मचारी है, सभी हमारी गवर्नमेंट के मशीनरी जद्दोजहद से दिन रात इस संक्रमण को रोकने के लिए पूरी कार्रवाई कर रही है, चाहे मुंबई हो, चाहे पूना हो, चाहे नागपुर हो या चाहे मालेगांव हो। इस प्रकार में पूरी यंत्रणा हमारे काम में लगी हुई है। और आपको ये भी बताऊं, ये जानकारी भी आपके दूं कि पहले हमारे यहाँ पे जो पॉजिटिव केसेस डबल होने का रेट था, पहले 8 दिन में पहले पॉजिटिव केसेस डबल होती थी, अभी वो 10 दिन में डबल हो रही है। काफी हद तक हमने इसके ऊपर कंट्रोल पा लिया है और आगे भी चल के इसी प्रकार से इसी मुस्तैदी के साथ हमारी पूरी यंत्रणा काम करके इसको काबू में करेगी। मजदूरों को लेकर एक सबसे बड़ी चुनौती है अब अनिल देशमुख जी, जिस पर मैं आना चाहती हूं। मजदूरों को कैसे उनके राज्यों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए भी आज इजाजत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से दे दी गई है। कुछ देर पहले टी.एस. सिंहदेव साहब हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री थे, उनका ये कहना था कि बहुत सारे मजदूर उनकी सीमा पर पहुंच गए हैं, वो आना चाहते हैं, लेकिन सर्विलेंस नहीं हो रहा है, निगरानी नहीं हो रही है। ऐसे में ऐसा ना हो कि संक्रमण एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाए और एक भूल हो जाए, क्योंकि ये पूरी जो 40 दिनों और अब तो 40 के बाद 54 दिनों की मेहनत है, वो इसीलिए है कि संक्रमण को सीमित किया जाए। ये मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना बड़ी चुनौती है। इस पर आपकी क्या जानकारी है, क्या रणनीति है, क्या एकदम सही बात है कि मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना बहुत बड़ी चुनौती है, और ये सबसे बड़ी चुनौती महाराष्ट्र में ज्यादा है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो पर प्रांत की लेबर है, जो माइग्रेंट लेबर है, ये वो आपके बिहार से, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सभी राज्यों से बाकी राज्यों के मात्रा में काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे आते हैं, और मुंबई में तो इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। उसके लिए इनको बड़े अनुशासित तरीके से उनको उनके राज्य में, उनके डिस्ट्रिक्ट में, उनके गांव में भेजना है करके हमने कल से हमारे जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, हमारे कलेक्टर को वहाँ पे नोडल एजेंट वहाँ पे अपॉइंट किया है। हमारे नोडल एजेंट जो राज्य समझो मध्य आपको समझो यूपी में कोई डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे उनको भेजना है, तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और हमारे यहाँ के लोकल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोऑर्डिनेट करेंगे कि भाई हमारे मुंबई से इतने लोग आपके ये डिस्ट्रिक्ट में आना चाहते हैं, उससे कोऑर्डिनेट करके उनकी बसेस की व्यवस्था, उनको बस से भेजना है या उनको ट्रेन की सुविधा करना है। इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन चालू हो चुका है
और हम यहाँ से उनको डिस्ट्रिक्ट में उनके राज्य में भेजने के पहले उनका पूरा हम उनकी पूरा स्वास्थ्य का उनका चेकिंग करेंगे। उनका वहां के चेकिंग करने के बाद ही उनको वहां पे उनके राज्य में जाने की हमको परमिशन देंगे। एक बात है, सभी हमारे जो परप्रांतीय है, माइग्रेंट लेबर है, उनसे मेरी दरखास्त रहेंगी कि कलेक्टर ने जो लिस्ट बनाई, ऐसा नहीं हो कि ट्रेन लगी तो सभी लोग भाग दौड़ करके वहां पे जाके ट्रेन में चढ़ने की कोशिश। जो लोगों का ट्रेन में जाने की परमिशन है वही लोग वहां से ट्रेन में जाएंगे। मतलब बड़ी अनुशासित तरीके से हमने उनका ये भेजने का इंतजाम वहां पे किया है। और इस प्रकार से काफी बड़ी तादाद में हमने बसेस का इंतजाम किया है। काफी बड़ी तादाद में हम जहाँ पे ट्रेन की जरूरत है वहां ट्रेन से भी उनको भेजेंगे। और उनको भेजने के बाद में वहां पे जाने के बाद वो राज्य में जाने के बाद या बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, जहां भी जाएंगे वहां पे भी उनको क्वारंटाइन में 14 दिन के लिए रहना पड़ेगा। ये सभी सुविधा, ये सभी का कोऑर्डिनेशन यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और बाकी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कोऑर्डिनेशन करके हम कर रहे हैं। जी, तो अनिल देशमुख जी, एक आखिरी सवाल आपसे, इसी से जुड़ी हुई जानकारी। आपने सही बात कही, संयमित होकर सभी को, अगर आप जा भी रहे अपने राज्य तो सबको नियमों को मानना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बड़े अनुशासित तरीके से इसको करना पड़ेगा। आखिरी सवाल है आपसे, तेलंगाना से आज एक ट्रेन निकली जो हटिया रांची, वहां के लिए मजदूर कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। राजस्थान से भी जानकारी आई है, कुछ ट्रेनें गई हैं। क्या महाराष्ट्र से भी बस और ट्रेनें दोनों भेजी जा रही हैं? कितनी संख्या है इनकी, क्या इस बारे में आप जानकारी दे पाएंगे? कैसा है कि हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को जिम्मेवारी दी है। वहां के कलेक्टर उत्तर प्रदेश में कौन से जौनपुर में कितने भेजना है और कहाँ पे कितने भेजना है, उसके लिए बसेस से भेजना या ट्रेन से भेजना, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में उसका कोऑर्डिनेशन चालू है जी। और वहां पे मैंने पहले बताया कि एकदम सभी लोगों को भागदौड़ करने की जरूरत नहीं। उनको बड़े अनुशासित तरीके से उनकी लिस्ट बनवा के कि भाई एक बस जा रही थी, बस में 30 लोग या 35 लोग जाएंगे, ये लोग 35 लोग जाएंगे, इस प्रकार की उनकी लिस्ट बनवा के, और जहाँ पे जाना चाहते हैं वहां के कलेक्टर के साथ में कोऑर्डिनेशन करके उनको हम बड़े अनुशासित तरीके से उनके भेजने का हमारा पूरा काम चालू है। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले जो एक रेलवे स्टेशन पर भीड़ हो गई थी और बहुत ही उपद्रव मचा था, उससे बचने के लिए हर किसी को इन नियमों को मानने की जरूरत। सर, आपने बताया नहीं, बसें और ट्रेनें क्या रवाना होंगी और कितनी संख्या में, या हो चुकी हैं? नहीं, कैसा है कि अब वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिसाइड करेंगे भाई बसेस से भेजना है या ट्रेन से भेजना है। वहां के जो जहाँ पे समझो पंजाब में भेजना है, वहाँ के जो कलेक्टर है उनसे बातचीत करके उसका इंतजाम वो करेंगे। जी, धन्यवाद आपका। अनिल देशमुख, गृह मंत्री महाराष्ट्र, जानकारी दे रहे थे कि वो इस लॉकडाउन के फैसले में शामिल हैं। उनका ये मानना है कि लड़ाई के लिए अभी इस लॉकडाउन को जारी रखना जरूरी है। बहुत सारे रेड जोन्स, बड़ी चुनौती, लेकिन इन सब की बीच जो महाराष्ट्र सरकार की तैयारी है उस पर वो दे रहे थे जानकारी। एक बार फिर से आपको बता दें, 17 मई तक के लिए लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश में लॉकडाउन बढ़ गया है। लाखों मजदूर और छात्र अभी भी कई राज्यों में फंसे हैं। बिहार के 25 लाख से ज्यादा मजदूर छात्र दूसरे राज्यों में फंसे हैं। इस पर सियासत भी गरमाई हुई है। फिलहाल राजस्थान के कोटा और जयपुर से रात 2 ट्रेनें बिहार के लिए रवाना हो रही हैं। बिहार के करीब 25 लाख मजदूर और छात्र घरों से दूर दूसरे राज्यों में फंस गए हैं। बिहार सरकार मजदूरों और छात्रों की सकुशल वापसी कराने की कवायद में जुटी है, तो वहीं आरजेडी नेता सरकार के विरोध में सांकेतिक उपवास पर बैठ गए। बिहार के बाहर लगभग 25 लाख से भी ज्यादा हमारे भाई गरीब मजदूर जो श्रमवीर हैं वो फंसे हुए हैं। उनको बिहार वापस लेकर के आना है। आज हम लोग बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब उनको बिहार वापस लाया जाए। आरजेडी के तमाम नेताओं ने सुबह 10 बजे से 12 बजे तक उपवास रखा। नेताओं का आरोप है कि नीतीश सरकार प्रवासी मजदूरों की मुश्किलों से बेपरवाह है। जब लोग आने के लिए मजबूर हैं, अपने क्षेत्र में आना चाहते हैं, सब राज्य अपने अपने लोगों को वापस बुला रही है, लेकिन बिहार सरकार हठधर्मिता के चलते कह रही है हम आने नहीं देंगे। ये हम जान रहे हैं यहाँ का हेल्थ विभाग फेल है, जांच के इसके पास संसाधन नहीं है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी
कह रहे हैं ट्रेन से मंगाइए, ना राधा को नमन घी होगा ना राधा नाचेगी। उधर जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने कोटा में फंसे बिहार के छात्रों को वापस लाने के लिए 30 बसें भेज दी। ट्वीट में पप्पू यादव ने लिखा, कोटा में बिहार के 10,000 बच्चे हैं, कम से कम 400 बसें चाहिए। मैंने 30 बस दिया है। बिहार के सारे एमएलए 2-2 बस दे दें, सारे बच्चे अपने घर पहुंच जाएंगे। कोटा के डीएम का कहना है कि एक साथ 400 बसें दीजिए, तभी सब बच्चों की स्क्रीनिंग करके रवाना किया जाएगा, अन्यथा भगदड़ मच सकती है। हम आपको बता दें कि बिहार के लाखों मजदूर इस समय महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब और राजस्थान समेत तमाम राज्यों में फंस गए हैं। बिहार आने के लिए सिर्फ दिल्ली से ही 5 लाख प्रवासी मजदूरों और छात्रों ने आवेदन दिया है। मुंबई से 2,67,000 बिहार के मजदूर वापस आने के लिए तैयार हैं। गुजरात से तकरीबन 2 लाख और कर्नाटक से 1 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर और छात्र बिहार आने के लिए आवेदन कर चुके हैं। राजस्थान के कोटा में भी करीब 10,000 बिहार के छात्र फंसे हुए हैं। डिप्टी सीएम सुशील मोदी पहले ही कह चुके हैं कि इतनी भारी तादाद में मजदूरों और छात्रों को बस से लाना मुमकिन नहीं है, लिहाजा केंद्र सरकार विशेष ट्रेनों का इंतजाम करे। बड़ी संख्या में लोग चेन्नई में, बेंगलोर में, मुंबई में रुके हुए हैं, उनको बसों से लाना संभव नहीं है। एक बस को 6 दिन 7 दिन लग जाएगा आने और जाने में। और इसलिए मैं भारत सरकार से अपील करना चाहूँगा कि विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की जाए, नॉन स्टॉप ट्रेन, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और उनके भोजन वगैरह की व्यवस्था रहे। गृह मंत्रालय ने आज ही फैसला किया कि मजदूरों और छात्रों की घर वापसी के लिए विशेष ट्रेनें चलाएंगी। राज्य इसको लेकर अपना प्रस्ताव केंद्र को भेजेंगे। आज गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उधर प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लेकर बिहार सरकार ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत की। प्रवासी मजदूरों को घर वापस भेजने के लिए आज केंद्र सरकार ने विशेष ट्रेनें चलाने की अनुमति दे दी। जब ये मजदूर बिहार लौटेंगे तो इनकी किस तरीके से मेडिकल जांच की जाए और इन्हें क्वारंटाइन में रखा जाए, इसको लेकर भी बिहार सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में तकरीबन 25 लाख प्रवासी मजदूर प्रदेश वापस लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।